नाज़रीन, शायद इसराइल की शाम में जो खुली लगाम है वो अब खत्म होने जा रही है और उसकी जो सहूलतकारी है उसका अख्तिताम होने जा रहा है। नाज़रीन, रूस खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया है। फॉल ऑफ दमास्कस के बाद पहली बार रूस ने अपनी पोजीशन वाज़े की है और एक ऐसी हार्श पोजीशन इसराइल के खिलाफ ली है। पहली स्टेटमेंट गोलान हाइट्स और दीगर जो कब्जा इसराइल कर रहा है उसके हवाले से रूस ने जारी कर दी है अपनी स्टेटमेंट और अपनी वाज़े पोजीशन जो है वो ली है और इसराइल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है, एक हार्श पोजीशन जो है वो ली है और संगीन नताज की धमकी दी है इसराइल को वो इस कब्जे से बाज आ जाए, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलने वाला। यूरोप से बड़ी खबर आ रही है, यूरोप ने इजरायली एक्सपेंशन को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया है। यूरोप ने इजरायली एक्सपेंशन को एक कब्जा करार दे दिया है, उसकी लेजिटिमेसी जो है वो चैलेंज कर दी है और एक बड़ी पॉजिटिव खबर शाम के अंदर से आ रही है। नाज़रीन, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ये चाहती है कि शाम में एक मजबूत हुकूमत बने, जैसे तैसे जो होना था हो गया, लेकिन अब एक मजबूत गवर्नमेंट बने जो शाम को इंटैक्ट रखे, उसकी पूरी जो टेरिटरी है उसको इंटैक्ट रखे, शाम कई हिस्सों में तकसीम ना हो। जबकि इजराइल ऐसा नहीं चाहता, इजराइल क्योस चाहता है, डिवीजन चाहता है और एक कमजोर गवर्नमेंट वहां पर चाहता है। तो अब नज़ीर जो SDF है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिनकी एक भरपूर लड़ाई इस वक्त जारी है टर्की बैक्ड फोर्सेस के साथ, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने पेशकश की है कि हम एक कंप्रीहेंसिव डायलॉग कर सकते हैं। कंप्रीहेंसिव नेशनल डायलॉग की बात SDF की जानिब से की गई है। बड़ी पॉजिटिव ये डेवलपमेंट आ रही है कि लड़ाई उनकी भरपूर जारी है, लेकिन उन्होंने एक पेशकश कराई है कि हम बैठकर भी मामलात जो है वो हल कर सकते हैं और पूरे शाम में जो लड़ाई है इसको बंद किया जा सकता है। ये एक इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर जिससे इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है। इजराइल तो ये चाहता ही नहीं है, जितना क्योस होगा इजराइल के उतना वो समझता है कि उसके बेनिफिट के अंदर जाएगा। तो अब एक तरफ रूस आ गया है, अरब वर्ल्ड भी नाखुश है कि जो इजराइल एक्सपैंड करता चला जा रहा है और अब अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, अंदर से दमिश्क की नई गवर्नमेंट के ऊपर या अथॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो अब मजीद एक्सपेंशन नहीं दे सकते, अब ये मजीद खामोशी जारी नहीं रह सकती है। एट द सेम टाइम नाज़रीन, जो ईरान जंग वाला मामला है उसमें ईरान को डिस्टेबलाइज करने की बहुत कोशिशें इस वक्त समझ लें कि वो पीक के ऊपर हैं और इजराइल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो अपनी फौज ईरान में उतार सके, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं, लेकिन वो जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंदर से डिस्टेबलाइज करने का है ईरान को। सेम टाइम जो स्ट्राइक करनी है न्यूक्लियर वो भी अंडर डिस्कशन है, लेकिन जो बड़ा हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला है जिसके ऊपर ईरान को कन्फ्रंट करना है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। देखिए, जहां पर अब एक्सपर्ट्स नाज़रीन एक तरफ लिखना शुरू हो गए हैं कि इजराइल की जो शाम में एक्सपेंशन है ये इसकी सबसे बड़ी एक गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल जो बाकी फ्रंट्स के बाद अब ये नया फ्रंट उसने शाम का खोला है, तो ये ऐसा नहीं है कि इजराइल बाकी तमाम फ्रंट्स पर जीत के बाद अब उसने शाम का फ्रंट खोला, ऐसा नहीं है। इजराइल तमाम फ्रंट्स के ऊपर हार के बाद उसने ये फ्रंट जो है वो शाम का खोला है। तो अगर यहां पर देर सिर्फ इतनी है कि जो ही रेजिस्टेंस शुरू हो गई, जो ही इजराइल की फौज को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया जाएगा, तो ये सारा बैकफायर करेगा और बड़ा मेजरली बैकफायर करेगा, क्योंकि बाकी फ्रंट तो वहां पर तो इजराइल को डिफीट हुई है। इजराइल वहां पर जिस डिसाइसिव विक्ट्री की बात करता है, जो उसके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं वो अभी पूरे नहीं हुए, तो यहां पर सिर्फ उसको मौका ही इसलिए मिला कि सामने कोई मौजूद नहीं था। अगर ये सामने कोई मौजूद होता तो इजराइल कभी ये एक्सपेंशन ना कर सकता। तो उधर सिर्फ इतनी देरी है कि जो ही रेजिस्टेंस मैदान में उतरेगी, वो कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई नई बने, किसी की हेल्प हो, यानी बस रेजिस्टेंस फाइटर्स का सामने आना है, इजराइल को कन्फ्रंट करना है, तो फिर आप देखिएगा ये सारा उसके बिल्कुल खिलाफ जाने वाला है और ये इतना बड़ा उसके लिए ट्रैप होगा कि ना तो वो पीछे इस तरह बस भाग सकता है और ना उनको कन्फ्रंट कर सकेगा। तो फिर क्या करेगा? तो अगर वहां पर कैजुअलिटीज हुई तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये एक तो चीज साथ चल रही है, लेकिन अब उसमें रूस भी आ गया है। रूस की जानिब से गैर मामूली स्टेटमेंट नाज़रीन जारी हुई है और रूस ने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फॉल ऑफ दमास्कस के बाद ये पहली स्टेटमेंट है जो रिगार्डिंग इजराइल जारी की है रशिया ने। रशिया वॉन्स इजराइल दैट एनेक्सेशन ऑफ गोलान इज अनएक्सेप्टेबल। हम खबरदार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्फाज मैटर करते हैं, अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हम तमाम पार्टीज को कहते हैं अमन रखें, फलाना करें, लेकिन जब वर्ड आता है वॉर्न, तो ये सख्त तरीन वर्ड होता है डिप्लोमेसी में। तो धमकी लगाई है, बकायदा खबरदार किया और कहा कि गोलान हाइट्स के ऊपर जो कब्जा है ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये रूस की पहली, और इसमें इंपॉर्टेंट अगली बात क्या है कि ये मौजूदा हुकूमत को भी पैगाम है, जो दमास्कस की गवर्नमेंट है
اس کو بھی پیغام ہے رشیا کا کہ ہم ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے دمشق اپنی پوزیشن تو کلیئر کرے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کر نہیں رہا، تو وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی رشیا کی ویسے بھی ایک سٹیٹمنٹ بہت معنی رکھتی ہے، لیکن سیریا جہاں پر ان کی حمایتی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی، اس کے بعد رشیا نے اسیس کیا 12-15 دن، اور 12-15 دنوں کے بعد وہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے۔ اور کس کے حق میں جاری کر رہا ہے؟ شام کے لوگوں کے، شام کی گورنمنٹ کے حق میں جاری کر رہا ہے۔ بھائی ان کے ملک کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے نا، تو قبضے کے خلاف جاری کر رہا ہے۔ اب رشیا کہتا ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے ہی حمایتی تو نہیں ہے گورنمنٹ، تو کوئی بات نہیں، کر رہا ہے تو پھر کرتا رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، رشیا نے اسیس کرتے ہوئے پوری اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ شام کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور کسی قسم کی بیرونی مداخلت کو وہ قبول نہیں کرتے، اس طرح کے قبضے کو جو ہے وہ کسی طور پر قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو رشیا شام میں بیٹھا ہوا ہے اور جو امریکہ شام میں بیٹھا ہوا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ رشیا جو شام کے اندر آیا تھا ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کے ساتھ، اور وہ وہاں سے تیل نہیں نکال رہا ہے بلکہ اس کے پاس ایک نیول بیس ہے، اور رشیا نے اسرائیلی بومبنگ سے بہت عرصہ پروٹیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، رشیا نہیں پروٹیکٹ کیا، اور 1971 سے رشیا یہاں پر ہے باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت۔ لیکن امریکہ کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے شام میں، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تیل وہاں سے نکال رہا ہے، اور جو کیوس ہوا ہے اس میں داعش کو کس نے سپورٹ کیا، القاعدہ کو کس نے کیا، باقی تنظیموں کو کس نے کیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہے۔ تو جو رشیا کی وہاں پر پریزنس ہے، اس کو آپ آکوپیشن نہیں کہیں گے، اس کو آپ امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، جیسے بہت سارے ملکوں کی بہت سارے دوسروں میں بیسز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ چائنا جو ہے وہ جنوبی امریکہ میں اس نے باقاعدہ معاہدے کے تحت ایک پورٹ کھولی ہے۔ چائنا کی اور کتنے ملکوں میں نئی نئی پورٹس کھل رہی ہیں، مطلب وہ ان کے کنٹرول میں جا رہی ہیں، تو باقاعدہ ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، انویسٹمنٹس کر کے۔ ان کا معاملہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ تو انلیجیٹیمیسی کے ساتھ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو رشیا کی سٹیٹمنٹ ہے وہ صرف ایک اس کا معنی نہیں، اس کی دوسری ڈائمنشنز بھی ہیں کہ وہ موجودہ اتھارٹیز کو بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں، اور اسرائیل کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ unacceptable and won۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی بڑی پازیٹیو خبر آ رہی ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے پاس، جن کے پاس ایک بڑا علاقہ ہے، 40% جو سیرین ٹیریٹری ہے وہ ایس ڈی ایف کے پاس ہے، اور ایس ڈی ایف نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کیا، we call for a halt to military operations in all Syrian territory to start a comprehensive national dialogue۔ very very positive خبر۔ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس وقت ٹاپ پریورٹی کیا ہے، ایران بھی کیا چاہتا ہے، باقی سارے کیا چاہتے ہیں، یونٹی، ایک اسٹرانگ گورنمنٹ جو کسی کی طرف ہاسٹائل نہ ہو، اور سیم ٹائم کے پر وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہ کرے، کیونکہ اسرائیل سب کا کامن اینمی ہے، اور جو ہے نا اسرائیل کے قبضہ سے چھڑوایا جائے جو بھی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے چاہتے ہیں، اور استحکام، یونٹی، اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، یہ سارے چاہتے ہیں۔ تو ایس ڈی ایف کی فائٹ جاری ہے۔ اب ایس ڈی ایف کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، تو یہ اسی کی طرف اہم قدم ہے نا، جن کے پاس 40% ایریا ہے، 40% ایک کنٹری کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، تو بھائی وہ اس کا مطلب اپنی پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں نا، پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں تو ڈائیلاگ کی بات وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی پازیٹیو خبر ہے جو اسرائیل کو بالکل گوار نہیں گزری۔ اسرائیل ایس ڈی ایف کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پر ایئر ڈراپ کر رہا ہے، امریکہ بھی ایس ڈی ایف کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن کوششیں پیچھے یہی ہو رہی ہیں کہ یہاں پر یونٹی، اس کو کئی حصوں میں تقسیم ہونے سے بچایا جائے، اور اسرائیل کیا چاہے گا کہ یہاں پر کیوس رہے، یہاں پر ڈویژن رہے، اسی کے ساتھ ہی ان کو جواز ملے گا سیکیورٹی کے نام پر داخل ہونے کا۔ اگر سٹیبل ہوگا تو وہ کیسے داخل ہوں گے، اگر ڈی سٹیبلائز ہوگا، کسی کے پاس کوئی ایریا، کسی کے پاس کوئی ایریا، اور سینٹرل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے اور لیجیٹیمائز نہیں ہے، ایون اس کے اپنے لوگ بھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور باقی دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی، کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے، تو وہ کیسے اسرائیل کو کنفرنٹ کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر جب نیشنل ڈائیلاگ ہوگا تو گورنمنٹ مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ ڈائیلاگ ہوگا، ایگریمنٹس ہوں گے، ٹرسٹ بلڈ اپ ہوگا۔ جو بھی حکومت بنائے، اس سے میٹر نہیں کرتا جو بھی بنائے، شام کے لوگوں کی بھلائی اور جو کاز ہے اس کی بھلائی اور ریجنل سٹیبلٹی کے لیے، جو کہ اسرائیل نہیں چاہتا۔ تو یہ ایس ڈی ایف کی بڑی پازیٹیو ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا۔ جرمنی کی کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ پہلے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ جرمنی نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں۔ The area controlled by Israel belongs to Syria and therefore Israel is an occupying power۔ اسرائیل کا سب سے زیادہ اسلحہ بھیجنے والا جرمنی کیا کہہ رہا ہے؟
इसराइल इज एन ऑक्युपाइंग पावर। तो इसका क्या मतलब है? अमेरिका तो नहीं कह रहा कि इजराइल एक ऑक्युपाइंग पावर है, तो जर्मनी कह रहा है कि इजराइल एक ऑक्युपाइंग पावर है। तो यूरोप के पास भी इस वक्त वो स्पेस नहीं बची है कि इतनी बड़ी जेनोसाइड के बाद अब वो इस एक्सपेंशन को भी जस्टिफाई कर सके या इसको डिफेंड कर सके। तो उन्होंने भी रिकॉग्नाइज करने से जो है वो इनकार कर दिया। और अगर हम थोड़ी सी चीज नाज़रीन नोट करें तो फॉल ऑफ दमास्कस से पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही थी अरब वर्ल्ड की, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बाकी मालिक, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो ले रहे थे इजराइल के खिलाफ। और यूरोप में भी मतलब जैसे फ्रांस कह रहा था हमें इजराइल से हटकर पॉलिसी बनानी चाहिए, और वहां पर भी एक इजराइल की जो है ना जस्टिफिकेशन और डिफेंस वो कम होता चला जा रहा था। जो ही फॉल ऑफ दमास्कस हुआ तो ये जो है ना ये इधर हलचल मची है, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जैसे तुर्की आ गया, तुर्की कूद गया खुद इस जंग के अंदर, तो मसला पैदा हो गया कि तुर्की के साथ कैसे डील करना है। और हर मुल्क को अपनी पड़ गई कि भाई अब ये सारा मामला बदल रहा है तो हमारा क्या स्टेक होगा, हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है ना, एक इतना बड़ा वाकया चंद दिनों के अंदर हो गया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, तो सबको खलबली मच गई कि भाई अब करना क्या है। हमने अपने अब रशिया को लगा कि भाई अपनी बेसिस किस तरह से बचानी है, ईरान रेजिस्टेंस की सप्लाई, और बाकी हर मुल्कों के, सऊदी अरब का अपना, इजिप्ट का अपना, कि भाई हमारी अब इसमें क्या पोजीशन होगी, हमारे इंटरेस्ट को कैसे सेव किया जाए, हर किसी को अपनी पड़ गई। लेकिन अब जो जो टाइम गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि वही पोजीशन का रिवाइवल हो रहा है। यूरोप से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहली स्टेटमेंट आई है वो कह रहे हैं हम तो इसको करते ही नहीं है। रशिया की पहली स्टेटमेंट आई है वो वार्न कर रहा है। तो वो जो है ना उस पोजीशन का रिवाइवल वो दोबारा से हमें यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, और शायद मजीद दिन गुजरेंगे तो वो दोबारा से वही सूरत हाल आपको नजर आएगी। और इसीलिए जो ईरान, टर्की और रशिया की मीटिंग होने जा रही है वो इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकंसाइल करने के लिए कि जो होना था वो हो गया, लेकिन यह है कि अब दुश्मन को मजीद फायदा ना उठाने दिया जाए। ठीक है, ये रिकंसिलिएशन की एक और कोशिश की जा रही है। तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो होना तो हो गया, आपस में लड़ने का फायदा नहीं है, तो इसमें हम कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो इसलिए रशिया, ईरान और जो टर्की की मीटिंग है वो बड़ी डिसाइडिंग है। और जैसा कि दोहा में इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी तो वो डिसाइडिंग थी ना कि रशिया और ईरान मतलब वो पीछे हट गए तो मामला दूसरी तरफ चला गया। अगर वो यहां पर आते तो ये इतनी आसानी से तो आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो डिसाइडिंग थी ना वो मीटिंग। तो इसी तरह ये भी डिसाइडिंग होगी, और शायद इजराइल कब्जा ना करता तो इतनी जल्दी उनको भी ख्याल ना आता कि हमें रिकंसाइल फौरी फौरी करना चाहिए, क्योंकि इजराइल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ना। तो इसलिए वहां पर भी एक है कि भाई जो करना है अभी करना है। गजा से क्या खबर सामने आ रही है? गजा के जनरल का बयान देखिए। इट इज ट्रू that we are achieving a great deal of tactical achievements in the Gaza, but we are paying a heavy price without any goal. ये ठीक है कि हम टैक्टिकल थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ना हमारा कोई क्लियर गोल है और हम हैवी प्राइस पे कर रहे हैं गजा में। तो जो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं ना कि शाम का मामला इसको और उल्टा पड़ सकता है, वो इसलिए कि इजराइल गजा में स्ट्रक है, हिजबुल्लाह वहीं की वहीं, यमन वहीं का वहीं, रेजिस्टेंस वहीं की वहीं है। तो अगर ये शाम में भी मामला उल्टा पड़ गया, अगर वहां पर रेजिस्टेंस आ गई, लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर इजराइल किधर जाएगा? भाई तमाम फ्रंट्स पे तो वो स्टक है ना, किसी भी फ्रंट पे जीता हुआ तो नहीं है। जिस डिसाइसिव विक्ट्री की बात करता है इजराइल वो तो नहीं है उसके पास। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि हम गजा में हैवी प्राइस पे कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक दूसरी बात सोचिए, अगर आज जंग रुक जाए मिसाल के तौर पर, तो इजराइल अपनी क्या अचीवमेंट बताएगा? जब दुनिया गजा के अंदर जाएगी, सारी दुनिया का मीडिया जाएगा, तो वो बताएगा कि क्या हुआ, कैसे जेनोसाइड यहां पर हुई, तो उसका फॉलोआउट किस तरह से आएगा। और इजराइल क्या बताएगा कि उसने क्या अचीव किया, हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, किसको खत्म किया, अचीव क्या किया, मुझे बताइए, क्या बताएगा? तो इसीलिए एक तरह से देखें तो शाम में दाखिल होने के सिवा उसके पास ऑप्शन ही क्या था? सारी तवज्जो तो दोबारा गजा पर जा रही थी। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, तो शाम में दाखिल होना उनकी ख्वाहिश जरूर है ग्रेटर इजराइल बनाने की, लेकिन ये कोई ग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला डिसीजन नहीं था कि वो तमाम जगह पर जीत कर अब यहां इसको फतह करने के लिए चले हुए हैं। ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ ये कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए वहां पर जो ही सहूलतकारी बंद होगी, जो ही वहां पर रेजिस्टेंस आ जाएगी, इनको डबल नुकसान उठाना पड़ेगा। जब वो फौज जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और भाग रही थी, जब उसको यहां पर लड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं देखूंगा कि ये कैसे लड़ते हैं। आप भी देखिएगा कि इजरायली फौज शाम में कैसे लड़ती है, और जो जितना ये डीप जा रहे हैं उतना तो ट्रबल में है। सिर्फ मसला उस सहूलतकारी के बंद होने का है। जितना डीप जा रहे हैं उतने ट्रबल में है, उतना ज्यादा ये वल्नरेबल हैं कि इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
सप्लाई लाइन पीछे से कट गई तो वो 26 किलोमीटर अंदर बैठे हुए कैसे वापस आएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नेतन्याहू का ट्रायल जो है वो बढ़ रहा है और नेतन्याहू ने आज एप्लीकेशन दी है, कल जो उसकी पेशी है उसके ऊपर अदम हाजिरी की और कह रहा है कि एक स्पेशल सिक्योरिटी को मामला है, उसकी वजह से मुझे जो है वो चाहिए कि मैं हाजिर नहीं हो सकता अदालत में। अदालत ने अप्रूव कर दिया। अब क्या, नेतन्याहू कभी अदालत से उठकर चला जाता है, कोई पेपर उसको लाकर दिया जाता है जी सिक्योरिटी, अर्जेंट सिक्योरिटी डिस्कशन। अब उसने लीव ली है तो सिर्फ इसलिए कि वो पब्लिक को दिखाना चाहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अदालत आने का, देखो मैं तो ग्रेटर इजराइल बना रहा हूं। कोई यहां पर उसको डिसाइसिव और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है, इसको टैक्टिकल समझिए। इजराइल अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? सामने कोई है नहीं, खाली आगे बढ़ रहा है, बस जब सामने आएगा पता चल जाएगा। तो यहां नेतन्याहू अपने ट्रायल से भागने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक को दिखाए कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं, देखो बार बार मुझे अदालत में बुलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट है उसने ये मुकदमा वापस करने का फैसला नहीं किया, बल्कि बढ़ा रही है, वो उसको चला रही है और 15 महीनों के बाद ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो साथ साथ चल रहा है और उन्होंने बाकायदा 15 महीनों के डिले के बाद शुरू किया है, तो उनको भी नजर आ रहा है कि ये कितनी अचीवमेंट यहां पर हो रही है। ग्राउंड से जुड़ी हुई पॉलिसीज नहीं है इजराइल की, कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यहां पर नहीं है। अब कल को वो ईरान में कोई ना कोई क्योस क्रिएट करेंगे, उधर कोशिश हो रही है। जो खबर इस वक्त आ रही है जरा देखिए, फीयरिंग सिविल अनरेस्ट, ईरान ट्राइज टू ब्लॉक सीरिया शॉक वेव्स। अब ये अजीबो गरीब खबर है कि जी ईरान को बड़ा थ्रेट पड़ गया कि वहां अनरेस्ट। ओ भाई काहे का ईरान में अनरेस्ट? ईरान में क्या हो रहा है? जबरदस्त सिलेक्शंस हुए हैं, जबरदस्त लीडरशिप आई है, पूरी पॉपुलैरिटी के साथ आई है, वो मुख्तलिफ जो है वो पॉलिसीज बना रही है। अनरेस्ट किस चीज का? तो वहां पर ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि इजराइल में ये जरूरत नहीं है कि वहां पर जाए लड़े, बिल्कुल उसमें जरूरत है ही नहीं। और अमेरिका, ट्रंप की बिल्कुल पॉलिसी नहीं है, ट्रंप जंग से अवॉइड करना चाह रहा है। उसके आने से पहले कुछ हो जाए ये अलग बात है, लेकिन ट्रंप जंग नहीं करना चाह रहा। तो इकलौता जो हथियार इस वक्त ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला है, डिस्टेबलाइज करना, सिविल अनरेस्ट। अब कभी कहें जी वहां औरतों को आजादी नहीं है, वो जी हिजाब का मसला है, वो जी फ्रीडम नहीं है, वो जी रिजीम बड़ी जालिम है, फलाना है फलाना है। तो ये उनके टैक्टिक्स होते हैं, हर मुल्क को अपने हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं। लिबिया को कैसे इस्तेमाल किया, कैसे सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया, कितना सीधा सीधा वो जुल्म है जो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। सीरिया को अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया, इराक को अलग से किया, अफगानिस्तान को अलग से किया। अब वो लिस्ट का 7वां मुल्क ईरान, उधर कह रहे हैं जी सिविल अनरेस्ट की तरफ ईरान जा रहा है। वो भाई कैसे जा रहा है? तो ये चीजों को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन ईरान को अब ये बड़ी बैटल यहां पर लड़नी है जो अंदर से उस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। ईरान बहुत ताकतवर है, अस्करी तौर पर बहुत मजबूत है। इजराइल हमला करेगा तो जवाब भी लेगा। ठीक है, इजराइल एक दफा हमला कर ले, फिर आप देखिएगा उसका जवाब भी इजराइल को पता लग जाएगा। ये वाला जो अंदरूनी महाज है इसके ऊपर ज्यादा ईरान को फोकस करना है, बाकी अस्करी वाला मसला नहीं है, जब फौजें उतरेंगी तो पता लग जाएगा। ईरान की हर हद तक कोशिश है कि जंग ना फैले, आगे ना जाए, लेकिन वो हमेशा से इसके लिए तैयार भी है। देखें, आप एक बात को समझिए, जो अपने नजरियात के ऊपर चलते हैं ना, वो एक एक दिन जंग की तैयारी रखते हैं। उनको नहीं पता कि अमेरिका के क्या अज़ाइम है या इजराइल के क्या अज़ाइम है। तो जंग ही की तो तैयारी वो पिछली कई दहाइयों से कर रहे हैं, सेम टाइम के ऊपर वो अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम के ऊपर जंग की तैयारी तो वो रखे हुए हैं, क्योंकि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो अपने नजरियात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अनगिनत सैंक्शंस उनको अपने नजरियात से पीछे नहीं हटा सकी, तो अब वो कैसे हटेंगे? तो वो अपनी जो रेजिस्टेंस है वो हर सूरत जारी रखेंगे। अब जरा एक खबर आप देखिए, जॉर्जिया में नाज़रीन क्या हुआ है। जॉर्जिया ने जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कर लिया। कई दिनों में जॉर्जिया में मुजाहरे चलते रहे और जॉर्जिया की एक तारीख है। जॉर्जिया को भी ये नेटो का मेंबर बनाना चाहते थे, जब पुरानी बात आपको बता रहे हैं, तो रशिया ने वार्न किया था कि ना बनाओ, और लेकिन ये आगे इन्होंने प्रोसीड किया। तो रशिया जॉर्जिया में भी दाखिल हुआ था जैसे यूक्रेन में हुआ है, तो फिर वो लड़ाई वगैरह वहां पर हुई है, एक हिस्सा वो उधर चला गया, उसको उन्होंने अलग से बना दिया। तो यहां पर कलर रेवोल्यूशन भी एक दफा अमेरिका इस सदी के शुरू में लेकर आया था। अब उसी जॉर्जिया में एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट कैंडिडेट और एक प्राइम मिनिस्टर जो प्रो यूरोप या वेस्ट कह लें, वहां पर कौन जीता है? अवाम ने किसको वोट दिया है? प्रो रशियन प्रेसिडेंट को। तो इसका क्या मतलब है? अवाम किसके साथ खड़े? रोमानिया में नाज़रीन क्या हुआ है? रोमानिया में 2 कैंडिडेट थे, जो प्रो रशियन था वो जीत गया और नेटो को मसला पड़ गया उधर। नेटो ने अदालत से जो रिजल्ट था उसको ही कलअदम करार दिलवा दिया, जिसके ऊपर पुतिन ने जो किया कि रिजल्ट पसंद नहीं आया तो कहते हैं लेट्स रिकाउंट। तो रोमानिया के लोगों ने किसको वोट दिया? रोमानिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर नेटो की सबसे बड़ी बेस इस वक्त बन रही है। यूरोप में सबसे बड़ी बेस जर्मनी में है,
अब नेटो रोमानिया में बना रहा है, ये यूक्रेन के साथ है। तो वहां पर किसको वोट दिया लोगों ने? प्रो रशियन। जर्मनी में अभी कुछ दिन पहले जो एक हिस्से में इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कौन सी पार्टी जीती? जो प्रो रशियन है, ठीक है। अभी जर्मनी में इलेक्शन होने जा रहा है, आप देखिएगा जो मौजूदा चांसलर हैं जर्मनी के, वो कितनी पॉपुलैरिटी के साथ यहां पर जीतते हैं। वही होगा जो ऋषि सुनाक बाइडेन के साथ हुआ है। तो अवाम किसके साथ खड़ी हो रही है? अवाम देख रही है कि वेस्ट ने उनको क्या दिया है। बड़े आजम अफ्रीका में आप देखिए कैसे इनका विड्रॉल हुआ है इन 15 महीनों के अंदर अंदर। कई सदियों से वो बैठे हुए थे और इन 15 महीनों के अंदर एक के बाद एक रियासत ने उनको निकाल दिया। वो चार्ड ने फ्रांस के साथ डिफेंस पैक्ट भी खत्म कर दिया, फिर एक और मुल्क से खबर आई कि उन्होंने भी खत्म कर दिया फ्रांस के साथ। तो ये पूरी चेस बोर्ड है जो बदल रही है। और पूरे रीजन टू रीजन देखें, फिलहाल उन्होंने फोकस सीरिया में किया हुआ है कि अच्छा पता नहीं अमेरिका को भी बहुत बड़ी फतह मिल गई है और इधर इसराइल को भी बहुत बड़ी फतह मिल गई है। ये बस अब मामला सिमट रहा है वहां पर, और वहां पर नजर आ जाएगा कि कितनी को फतह इनको मिली है। असल बात यह है कि ओवरऑल जो ऑर्डर है वो गिर रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये उन मुल्कों को जंगों में भी ड्रैग करना चाहते हैं। रशिया को किया हुआ है, चाइना ईरान को भी करना चाहते हैं। तो वो आखिरी हद तक, जैसे आज प्यूटन की क्या स्टेटमेंट सामने है, प्यूटन कह रहा है कि वेस्ट अपनी हेजेमनी को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये प्यूटन के अभी की स्टेटमेंट है। तो वो आखिरी चालें चलेंगे, लेकिन इधर के जो मालिक है वो फैसला कर चुके हैं, ब्रिक्स फैसला कर चुकी है कि वो आगे बढ़ेगी। जो इंडिया और रशिया की डील हुई है ऑयल के ऊपर, ये बहुत हिस्टोरिक है। ये ऐलान है एक आजाद खारजा पॉलिसी का। शदीद दबाव के अंदर इंडिया के रशिया से पीछे हटे और उसने इतनी बड़ी जाकर डील कर ली, तारीख की सबसे बड़ी डील। ये ऐलान है आज़ाद खारजा पॉलिसी का, और ये इलेक्शंस बता रहे हैं कि दुनिया किसके साथ खड़ी हो रही है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी अल्लाह हाफ़िज़।